गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और हम पढ़ रहे थे फिफ्थ यूनिट, हाँ फिफ्थ यूनिट नहीं, थर्ड फोर्थ यूनिट है। ठीक है, फोर्थ यूनिट है आपका क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। ठीक है, आपका ये फोर्थ यूनिट है और फोर्थ यूनिट में भी हम कर चुके हैं कवर आइसो एंजाइम डेफिनेशन प्रॉपर्टी। आइसो एंजाइम हो चुका है, उसके बाद आपका एंजाइम डायग्नोसिस आज है। ठीक है, और ये सेकेंड टॉपिक है आपका इस पूरे चैप्टर का सेकेंड टॉपिक, और सेकेंड टॉपिक में आपका ये पूरे लेक्चर आज खत्म हो जाएगा। तो आज हम सब कुछ इसमें कवर कर लेंगे, यानी जो सेकेंड टॉपिक का है वो सब कुछ हम इसमें कवर कर लेंगे। तो चलो फटाफट से देखते हैं। ठीक है, देखो ये है आपका टॉपिक का नाम एंजाइम ऑफ डायग्नोसिस। आप इसे समझ रहे हो कि एंजाइम से हम किसी डायग्नोसिस कर रहे हैं। जिन बच्चों को डायग्नोसिस मतलब नहीं पता है उनको बता दूं, डायग्नोसिस मतलब होता है जांच पड़ताल। ठीक है, आप ब्लड शुगर टेस्ट कराने के लिए देते हो तो वो एक तरह का डायग्नोसिस है किसी डिजीज़ का। जैसे डायबिटीज़ के मरीज, आपको पता है किसी को डायबिटीज़ है और फिर भी उसका जैसे रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराना रहता है, तो आप ब्लड निकाल के दे रहे हो, ठीक है, किसी डायबिटीज़ पेशेंट का, वो भी उसके डायग्नोसिस का हिस्सा है। यानी कि उसका पता चल रहा है कि अब उसका शुगर लेवल कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, समझ में आया डायग्नोसिस क्या होता है। यहाँ है एंजाइम ऑफ डायग्नोसिस, मतलब हम यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि एंजाइम से किस तरीके से डायग्नोसिस हो रहा है। एंजाइम से कैसे पता चल रहा है कि इस ऑर्गन में दिक्कत है। कुछ ऑर्गन दे रखे हैं, आप सिलेबस जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। कुछ ऑर्गन दे रखे हैं, उस ऑर्गन के अंदर हमें उस एंजाइम का पाना, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो जैसे पहले हम लीवर में पढ़ेंगे कि लीवर में कुछ कुछ एंजाइम अगर ज़्यादा हो जा रही है या एलेबरेट हो जा रहा है तो क्या क्या दिक्कतें होंगी। उसमें 4 एंजाइम आपके दे रखे हैं, आपको सिलेबस में दिख रहा होगा। देन है मायोकार्डियक इन्फ्रैक्शन। देखो मायोकार्डियक इन्फ्रैक्शन का मेन मैं बताऊँ, हार्ट अटैक होता है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे एंजाइम होते हैं, तो ये हार्ट से रिलेटेड होगा आपका। देन है क्या, मसल्स में, आपके मसल्स डिजीज़ में हम पता करेंगे एंजाइम के थ्रू कि कोई दिक्कत तो नहीं है। देन ब्लड में, एंड उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्लैंड होता है मेल में। ठीक है, समझ में आया इतना। तो ये कुछ एरिया है जहाँ से कवर किया गया है कि इतने एंजाइम आप पढ़ लो ताकि आपको डायग्नोसिस करने में ईजी हो। तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चीज़ों को। तो पहले 2 लाइन हम इंट्रो पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो एंजाइम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिजीज डायग्नोसिस बाय एक्टिंग एज अ बायोमार्कर indicating damage or the dysfunction in specific tissue और organ। अब यहाँ पे समझो एंजाइम क्या प्ले करते हैं, क्रूशियल रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डायग्नोसिस में। यानी आपकी शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम ब्लड को निकाल के डायग्नोसिस कराते हैं, ब्लड को निकाल के जांच कराते हैं, वैसे ही हम एंजाइम को निकाल के जांच करा सकते हैं, या फिर हम एंजाइम को पता कर सकते हैं कि ये एंजाइम है या नहीं। उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, हमें यहाँ मेथड नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि इस एंजाइम से क्या दिक्कत होगी, इस एंजाइम से क्या दिक्कत होगी। ठीक है, देखो उसके बाद लिखा हुआ है एक्टिंग एज अ बायोमार्कर्स। इसका बायोमार्कर, बायो मतलब होता है किसी चीज़ का होना, बायो मीन्स क्या होता है, किसी बैक्टीरिया फंगी वायरस का होना। मार्कर मतलब होता है कि पता चल जाए, मार्कर मतलब समझ रहे हो कि अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो उसका पता चल जाए। बायोमार्कर का मतलब यही होगा। ठीक है, इंडिकेट करेगा कि आपकी बॉडी में कोई डैमेज या फिर डिसफंक्शन तो नहीं है किसी टिश्यू किसी ऑर्गन में। ठीक है, समझ आया। सेकंड लाइन है इलाबोरेटिंग लेवल ऑफ द सर्टेन एंजाइम इन द ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड can help detect and diagnose various condition. Some key enzymes are diagnosis important included। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इलाबोरेट लेवल ऑफ सर्टन एंजाइम। कुछ कुछ एंजाइम का इलाबोरेट हो जाना है, ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना। यानी इलाबोरेट मतलब होता है कि लेवल का अब नॉर्मल हो जाना। कुछ एंजाइम का लेवल अब नॉर्मल हो जाता है ब्लड में और द बॉडी फ्लूइड और कौन कौन से हैं आपका ब्लड के बाद क्या है, आपका यूरिन है, बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, उस सब में पता चलता है। जैसे बाइल हो गया, इस सब में पता चलता है। ठीक है, कि ये एंजाइम है या नहीं। फ्लूइड, बॉडीली फ्लूइड मतलब होता है आपकी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं। ठीक है, उसके बाद है कैन हेल्प डिटेक्ट द डायग्नोसिस वेरियस कंडीशन। बहुत सारे कंडीशन में आपको डायग्नोसिस करने में हेल्प कर सकता है। कुछ की एंजाइम के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे कि लीवर में कौन कौन से एंजाइम का बढ़ना एक डिजीज़ का साइन हो सकता है। ठीक है, तो लीवर को हम पहले पढ़ते हैं और ये 3 एंजाइम आपके सिलेबस में दे रखा है, सॉरी 4। ठीक है, ALT, उसके बाद है AST, उसके बाद है ALP, उसके बाद है GGT। ठीक है, तो ये तीनों ये चारों जो एंजाइम है ये आपके लीवर के डैमेज को ही दिखाएगा, लीवर के डिजीज़ को ही दिखाएगा। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। In diagnosis and monitoring liver diseases, the liver enzyme
कुछ एंजाइम है, 4 एंजाइम मतलब आपकी सिलेबस में दे रखा है, उस एंजाइम का यहाँ नाम लिखा है फुल फॉर्म के साथ। फुल फॉर्म याद रखना, आप शॉर्टकट में लिख के मत आना एग्जाम में, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलते अच्छे, आप अच्छे से पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिख के आना, ठीक। एलानिन ट्रांसमिनेज, ठीक है, उसका नाम है ALT। देन है आपका एस्परेट ट्रांसमिनेज AST, इसको याद रखना। देन है एल्कलाइन फास्फोटेज ALP, इसको याद रखना। उसके बाद है गामा ग्लूटामिक ट्रांसफेरेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना। शॉर्टकट कभी लिख के मत आना, एग्जाम में आपको मतलब पूछ ही रहा है वैसे ही, ठीक है, तो शॉर्टकट यूज़ मत किया करो, शॉर्टकट यूज़ करोगे तो शॉर्टकट नंबर भी मिलेगा, ठीक है। देन these enzymes are the released into the blood stream or cell are damaged or injured। ये देखो, ये सारे एंजाइम थोड़े बहुत रिलीज होते रहते हैं, बट इसका लेवल जब इधर उधर हो जाता है ना, एलिवेट हो जाता है, ठीक है, जब इसका लेवल एलिवेट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, या तो कम हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपके लीवर में डिजीज़ का साइन है ये, ठीक है। तो एक पैमाना दे रखा है कि इतने पे इतना रहना चाहिए, बट अगर वो ज़्यादा कम हो रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबको। देखो पहले है ALT। ALT इज़ प्राइमरी फाउंड इन द लीवर, आपके पहले ये लीवर में पाया जाता है प्राइमरी, प्राथमिक रूप से। इज़ अ सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द लीवर डैमेज, अगर इसका लेवल जो है इलावेरेट हुआ तो सबसे मतलब पहले ये बात है कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है, ठीक है। एलिवेटिंग ALT सजेस्ट हिपैटोसेलुलर इंजुरी और डैमेज। हिपैटोसेलुलर इंजुरी मतलब समझ तो, हिपैटिक क्या होता है, आपके लीवर के सेल को हिपैटिक बोला जाता है, हिपैटोसाइट बोला जाता है, यानी कि उस सेल में दिक्कत हो जा रहा है, उस मतलब एक नॉर्मल से सेल आपके उसमें दिक्कत हो रहा है। आप सोचो, एक नॉर्मल से सेल में अगर जाके दिक्कत हो रही है तो उस सेल से ही तो सारी बॉडी पूरी आपकी लीवर बन रखी है, तो अगर वो ऐसे होगा तो आपका लीवर तो पूरा डैमेज हो जाएगा। तो ये एक इंडिकेटर है, वहाँ से हमें पता चल जाना चाहिए कि अब हमारा लीवर ख़राब हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा AST। AST इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लीवर, AST लीवर में भी प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो फाउंड इन द टिश्यू, कुछ कुछ टिश्यू में भी होते हैं, जैसे कि हार्ट में और मसल में। तो ये 2 जगह पाया जा, ये 3 जगह पाया जा रहा है, कहाँ पे, आपके लीवर में पाया जा रहा है, हार्ट में और मसल्स में। ये चीज़ याद रखो कि ये एंजाइम कहाँ पाया जा रहा है और इसकी वजह से कौन सा डिजीज़ हो रहा है, ठीक है। सबको पता है, ये जो 4 एंजाइम दे रखा है सबको पता है, इसका लेवल इलेवरेट होगा तब जाके हमें कुछ लीवर वाली बीमारी होगी, बट कौन सी बीमारी होगी और ये एंजाइम कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, इस एंजाइम के फुल फॉर्म क्या है, ये आपका मेन चीज़ है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ो, यानी ये बात तो सबको पता है ना कि ये सारी चीज़ें होगी तभी जाके हमारा घर खराब होगा, तो वो तो फाइनली दे रखा है हमारे सिलेबस के ऊपर ही हिस्से में, बट यहाँ पे हमको जानना है कि कौन सी बीमारी होगी, ठीक है, उसके बाद उसका फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है, इतना तो याद रखो, ठीक है। तो ये आपका जो एंजाइम है वो 3 जगह पाया जा रहा है, आपके लिवर में, हार्ट में और मसल्स में। जब इसका लेवल इलेवेट होगा तो क्या होगा, इंडिकेट करेगा आपके लीवर डैमेज का, एंड ऑल्सो इलेवेट अदर कंडीशन, कुछ कुछ अदर कंडीशन भी शो होंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका ALP। ALP इज़ फाउंड इन द बोथ लीवर और बोन में, आपके लीवर और बोन में, ये दोनों में आपके ये एंजाइम पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ब्रेक डाउन करने के लिए, किसको, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, इनका जब लेवल इधर उधर हो जाता है तो क्या होता है, इंडिकेट करता है आपके लीवर एंड बोन के डिसऑर्डर को, डिजीज़ को, ठीक है, सच एज द कोलेस्ट्रिक लीवर डिजीज़ और द बोन डिजीज़। कोलेस्ट्रिक लीवर डिजीज़ मतलब होता है कि देखो, आपका बाइल जूस कौन बना रहा है, आपका लीवर ही बना रहा है, लीवर आपका बॉयल जूस अच्छे से नहीं बना पाता, सॉरी बनाता है बट उसका स्लो डाउन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या तो वो बहुत ज़्यादा थिक बनाने लगेगा या तो उसको बहुत ज़्यादा गॉल ब्लैडर में सेंड नहीं कर पाएगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इस डिज़ीज़ का नाम याद रखो कि इसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है, और कुछ बोन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। जन GTT। GTT इज़ अ प्राइमरी फाउंड इन द लीवर, ये भी प्राइमरी, प्राथमिक रूप से आपके लीवर में ही पाया जा रहा है, बट कुछ कुछ अमाउंट में आपके अदर टिश्यू में भी पाए जाते हैं। इसका लेवल जब इधर उधर हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है आपके लीवर और बाइल डक्ट डैमेज को। बाइल डक्ट डैमेज क्या है, बाइल डक्ट कहाँ से आ रहा है, आपके लीवर से ही तो बन रहा है, जब वो चीज़ें नहीं सही से होगी तो वही अगर वो चीज़ें नहीं सही से होगी तो डक्ट ज़रूर ख़राब होगा, आपका लीवर और आपके बाइल डक्ट को डैमेज कर सकता है। एंड आर ऑफ्टेन मेजरिंग अलॉन्ग विद द लीवर फंक्शन टेस्ट, और इसको नॉर्मली मेजर कर दिया जाता है अक्सर, ऑफ्टेन मतलब होता है अक्सर, इसको अक्सर हम मेज़र कर देते हैं जब हम लीवर के फंक्शन को टेस्ट करते हैं। देखो कोई जब दिक्कत होती है तो डॉक्टर बोलते हैं जाओ तुम लीवर टेस्ट करा लो, तो लीवर टेस्ट मतलब होता है, यही सब तो होता है, और इस टेस्ट का नाम क्या है, LFT, ठीक है। LFT मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें ये सारे टेस्ट को हम डायग्नोसिस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दिक्कत है,
ठीक, जब LFT कराते हैं तो ये सब हमें पता चल जाता है। लीवर वाला कंफर्म हुआ, लीवर वाला हो चुका ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं हार्ट डिजीज़ पे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा तो अपना ब्रेक ले लेके थोड़ा आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज़। अब हार्ट डिजीज़ मैंने यहाँ पे हेडिंग तो डाल दिया, बट आपका सिलेबस एक बार आप देख लो, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब देखो सिलेबस में डायरेक्टली आपका जो डिजीज़ कंडीशन है ना वही दे रखा है। आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन दे रखा है, इन्फेक्शन नहीं इन्फेक्शन, ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो इसका मतलब है लीवर में एक लीवर दे दिया और लीवर में कुछ कुछ एंजाइम दे दिया। अब बोला कि इसको क्या क्या दिक्कतें होंगी लीवर में। जैसे हार्ट है, हार्ट में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम को यहाँ पे उभार के दिखाया गया है। तो उसके बेसिस पे हम इस एंजाइम को पढ़ेंगे, ठीक है, कि जब ये डिजीज़ होती है तो इन एंजाइम का क्या रोल होता है। और हम लीवर में क्या पढ़े थे कि इस एंजाइम के बढ़ने से लीवर में क्या प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हो बात। चलो देखो अब पहले क्या है, इन डायग्नोसिस मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन टर्मिनोलॉजी याद रखो, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं उसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। हो गया है, सेवरल एंजाइम एंड प्रोटीन आर यूज्ड टू बायोमार्कर इंक्लूडिंग कैरेटीन काइनेज कार्डियक ट्रोपोनिन, ठीक है, जिसको हम T&A भी बोलते हैं। एंड उसके बाद है एस्पिरेट ट्रांसएमिनेज, उसके बाद है लेक्ट हाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये है आपका 4 एंजाइम जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसका शॉर्ट फॉर्म तो आपके सिलेबस में दे रखा है, आपके सिलेबस में शॉर्ट फॉर्म में आएगा ये सारी चीज़ें, तो आपको इसके पूरे फुल फॉर्म को लिखना है, ठीक है। अब चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखो, हम लीवर में क्या पढ़ रहे थे, इस एंजाइम की वजह से क्या क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कौन सी दिक्कत है और कौन सा एंजाइम कितना रोल कर रहा है। दिक्कत यहाँ पे क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इन चारों कि कैसे कैसे ये चीज़ें दिखाती है कि हार्ट अटैक हुआ है या फिर होने वाला है या फिर होने के चांसेस है, ठीक है। तो देखो पहले की एंजाइम, कुछ की एंजाइम जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। पहले है कार्डियक ट्रोपोनिन। ये सबसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एंजाइम है जो आपके हार्ट अटैक को दिखा सकता है। T&I, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही है, ठीक है। आर द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक कार्डियक बायोमार्कर्स। कार्डियक बायोमार्कर मतलब होता है कि कार्डियक के बायोमार्कर, मार्क मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं इस चीज़ को मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसे मार्क स्पेसिफिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है रिलीजिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम, आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। एंड हार्ट मसल इज डैमेज, जब आपका हार्ट मसल डैमेज होने लगता है तो सबसे पहले इसी एंजाइम का रिलीज होना होता है, ठीक है। उसके बाद है दिस आर द नाउ द गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ द डायग्नोसिस एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। गोल्डन मतलब होता है एकदम बेसिक, आप पता कर सकते हो कि इसी की वजह से बस हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, इसी की वजह से हार्ट अटैक का चांस है, इसी की वजह से आपका हार्ट डैमेज हो रहा है। तो ऐसा वाला एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है हार्ट अटैक को पता लगाना। एक्यूट मतलब क्या होता है, बहुत कम समय के लिए किसी को अगर हार्ट अटैक आया, जैसे कहते हैं लोग पहली बार में कोई नहीं मरता हार्ट अटैक से, दूसरी बार में मरता है, तो वो पहली बार वाले को एक्यूट बोल सकते हैं हम, ठीक है। या फिर हम चांसेस बोल सकते हैं, या छोटा छोटा चेस्ट में पेन होना, ये सब एक्यूट मायोकार्डियक इन्फेक्शन का क्या है, साइन एंड सिम्टम है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये रहा, ठीक है। उसके बाद है कैरेटीन काइनेज। अब दूसरा वाला एंजाइम था CK इज़ नॉन स्पेसिफिक एंजाइम फाउंड इन द वेरियस टिश्यू। मतलब ये इतना स्पेसिफिक नहीं है कार्डियक की डिजीज़ को पता करने में, और ये बहुत सारे आपके ऑर्गन में पाया जा रहा है, बहुत सारे टिश्यू में पाया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे, आपके हार्ट में पाया जा रहा है, स्केलेटन मसल में पाया जा रहा है, ब्रेन में पाया जा रहा है। MB आइसो एंजाइम, ये एक तरह का आइसो एंजाइम है, ठीक है। स्पेसिफिक हार्ट मसल में स्पेसिफिक रहता है, बट CK MB इज़ नॉट एज अ स्पेसिफिक एज ट्रोपोनिन। यानी जो ट्रोपोनिन का काम है ना, ट्रोपोनिन जो एकदम पता कर दे रहा है कि यही हार्ट अटैक है, वैसे वाला ये नहीं है, बट हाँ आपके हार्ट में ये चीज़ रहता है, ठीक है। और कौन सा रहता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेसिकली CK का बहुत सारा फॉर्म है, तो यहाँ पे CK का कौन सा फॉर्म रहता है, CK का कौन सा MB फॉर्म रहता है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका AST, ठीक है। AST इज एंजाइम फाउंड इन द लीवर। ये आपके लीवर में पाया जा रहा है, आपके हार्ट में पाया जा रहा है, और अदर टिश्यू में भी पाया जा रहा है। इसका लेवल जब इलेवेट होता है तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है, और कुछ अदर कंडीशन हो सकते हैं। ये भी स्पेसिफिक नहीं है, जिस तरीके से ट्रोपोनिन स्पेसिफिक है वैसे ये भी स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी डायग्नोसिस के टाइम पर हम इसको पता कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका LDH, ठीक है। LDH में क्या है, एंजाइम है फाउंड इन वेरियस टिश्यू, ये भी बहुत सारे टिश्यू में पाया जा रहा है। कहाँ पे, आपके हार्ट में पाया जा रहा है, ठीक है। इसका लेवल जब इलेवेट हो जाता है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। ये भी स्पेसिफिक नहीं है ट्रोपोनिन की तरह, ट्रोपोनिन सब स्पेसिफिक है आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन को पता करने के लिए, ठीक है। समझ में आया। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, हम यहाँ पे स्पेसिफिक मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हार्ट के बहुत सारे डिजीज़ है, हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बट आपके सिलेबस में मायोकार्डियल इन्फेक्शन को एक हाईलाइट करके दे रखा है कि इसके बारे में पढ़ो, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब बारी है मसल्स के बारे में पढ़ने में, कि मसल्स के कौन कौन से एंजाइम में दिक्कत होगी तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो बड़े मसल्स की तरफ, उससे पहले थोड़ा सिलेबस की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो सिलेबस में क्या दिया है, मसल्स डिजीज़ में आपके CK एंड एल्ड्रो, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों हम पढ़ लेते हैं फटाफट से मसल्स वाले में। देखो यहाँ पे भी डिजीज़ नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है मसल्स के डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इन दोनों की वजह से होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप बताओ, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, आप चलो पढ़ो आप, ठीक है। के एंड LDH आर द एंजाइम्स, की एंजाइम्स यूज टू डायग्नोसिस मसल डिसऑर्डर। ये दोनों की एंजाइम है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपके मसल्स के डिसऑर्डर, मसल्स में आपको अगर कोई बीमारी हो रखी है तो उसको पता करने के लिए है, ठीक है। CK लेवल राइज व्हेन द मसल सेल आर डैमेज। CK का लेवल राइज हो जाता है यानी बढ़ जाता है जब आपके मसल्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इंडिकेटेड पोटेंशियल मसल डैमेज, यानी लगभग संभवतः यही रहता है कि आपके मसल्स अब डैमेज हो रहे हैं अगर इसका लेवल हाई हो जा रहा है आपके मसल्स में, ठीक है। एल्डोरेज इज अ प्राइमरी फाउंड इन द मसल्स टिश्यू, ये मसल्स टिश्यू में पाया जा रहा है, दोनों मसल टिश्यू के तो मसल टिश्यू में पाया जाएगा। ऑल्सो एलिवेट मसल टिश्यू इज डैमेज, फिर ये भी एलिवेट हो जाता है जब आपके मसल्स टिश्यू में डैमेज होने लगता है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा दोनों को पढ़ते हैं। देखो CK लेवल आर एलिवेट इन द ब्लड, जब आपके ब्लड में इसका लेवल थोड़ा बढ़ता है। व्हेन मसल्स टिश्यू इज डैमेज, जब आपके मसल्स टिश्यू डैमेज होने लगते हैं तभी इसका लेवल आपके ब्लड में बढ़ता है, ठीक है। ये एक मार्क की तरह काम करता है, सेंसिटिविटी मार्कर है आपके मसल्स डैमेज का, यानी कि ये बेसिक है। जैसे हम हार्ट में क्या पढ़ रहे थे ट्रोपोनिन का, वैसे यहाँ पे क्या है कि वैसे यहाँ पे क्या है CK का, CK ही मेनली आपको दिखाएगा कि आपकी मसल्स में डैमेज हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं, लाइक मस्कुलर डिस्ट्रोफिया। मस्कुलर डिस्ट्रोफिया मतलब होता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे आपके मसल्स वीक होने लगता है और आपके मसल्स लॉस होने लगता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है पॉलीमायोसिस। अब देखो पॉली मतलब होता है बहुत सारा, वो आप जानते होंगे, जहाँ पे मायो वर्ड है वो रिलेटेड टू द मसल। एंड मैंने एक बार और आपको बताया था जब लास्ट में TIAS, इसका मतलब है इन्फ्लामेशन। यहाँ पे क्या है आपके मसल्स में इन्फ्लामेशन, ये डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। और ये क्रोनिक डिजीज़ हो सकता है, इसका हो गया। उसके बाद है डर्मेटोमायोसिस, यानी क्या है आपके मसल्स ऊपर की तरफ से रेसेस दिखाने लगेंगे आपके स्किन में। डर्मेटो का यूज़ हुआ है, मसल्स यहाँ पे डर्मेटो का यूज़ हुआ है, मायोटिस का यूज़ हुआ है और आइटिस का यूज़ हुआ है। इसका मतलब है आपके मसल्स की स्किन वाले जो लेयर है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये डिजीज़ कंडीशंस होता है। डिजीज़ कंडीशन याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना, कहाँ पे पाया जा रहा है ये एंजाइम, ये याद रखना, यही तीनों मेनली इंपॉर्टेंट है। LDH का, ठीक है। LDH इज रिलीजेस फ्रॉम द मसल सेल, ये मसल सेल से रिलीज होता है ड्यूरिंग डैमेज ऑफ एंड कैन बी इलेवेट इन द ब्लड। जब आपकी मसल्स डैमेज होने लगते हैं तो आपके ब्लड में ये बढ़ जाता है, ठीक है। इट ऑफ्टन यूज टू द कंजक्शन विथ CK, इसको मोस्टली हम कह सकते हैं या फिर संभव रूप से कह सकते हैं या फिर हमेशा अक्सर यही होता है कि जब आपका CK का लेवल सही है तो आपका इसका भी लेवल सही रहेगा, जब CK का लेवल बिगड़ेगा तभी इसका लेवल भी बिगड़ेगा, ठीक है। इस मसल डैमेज, इसको मसल डैमेज में हम यूज़ करते हैं कि मसल कितना डैमेज हुआ है, तो उसके लिए उसके डायग्नोसिस, उसको असिस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड कैन हेल्पफुल केसेस व्हेन द CK लेवल आर नॉर्मल, यानी कि जब CK का लेवल नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल रहेगा, बस यही लिखा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट सबसे हाई पे कौन है CK को हम मसल वाले में ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद एल्डोरेज जो है वो अपने आप सही हो जाएगा अगर CK सही है तो, ठीक। अब ये हो गया ख़त्म। अब दूसरा लास्ट है, नेक्स्ट है हमारा बोन। अब बोन में कौन कौन सी डिजीजेस हो रही है, कौन कौन से एंजाइम है, इसके बारे में पढ़ना है। बोन के बाद एक और है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो बोन के बारे में फटाफट से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, जब आप सिलेबस देख लोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। अब देखो बोन वाले में क्या एक ही लिख रखा है, ठीक है। ALP के बारे में पढ़ना है, तो ज़्यादा कुछ कंटेंट भी इसमें नहीं है, बस आपको 2-3 लाइन पढ़नी है। 2 लाइन है ALP के बारे में और 1 लाइन है आपकी इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोडक्शन में इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइन क्या लिखा हुआ है, इलेवेटिंग, यानी लेवल आपका जब ज़्यादा हो जाता है किसका, ALP का, कहाँ पे आपके बोन में, तो इंडिकेट करता है बहुत सारे डिजीज़ को, जिसमें है पेडिगस डिजीज़। अब पेडिगस डिजीज़ मतलब होता है कि देखो
बोन का जो है हमारी पूरी बॉडी में टिश्यू का रिप्लेसमेंट होता रहता है। अच्छा, नया टिश्यू बनता रहता है और पुराने टिश्यू हटते रहते हैं, बट यहाँ पे बोन में क्या होने लगेगा कि रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। आपके जो पुराने टिश्यू है वो रह ही जाएंगे और फिर नए टिश्यू वहाँ पे लग नहीं पाएंगे, बन नहीं पाएंगे। ठीक है, ये होता है ये डिसीज़। देन है बोन मेटास्टेसिस, ये होता है बोन का कैंसर जो एक सेल पे हो रखा है और फिर पूरा फैलने लगेगा। ठीक है, उसके बाद है सर्टेन टाइप्स ऑफ द बोन ट्यूमर। बोन ट्यूमर मतलब होता है कि नए नए डिजीजेस का न्यू प्लाज्मा बनने लगते हैं और कैंसर का फॉर्मेशन होने लगता है, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसका बोल सकते हैं कि कैंसर का फर्स्ट स्टेज हो सकता है, कैंसर का एकदम स्टार्टिंग हो सकता है, जिसको हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अर्ली ट्रीट कर सकते हैं। ये है आपकी बॉडी। नेक्स्ट है आपका जो BLP का लेवल ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सर्टन कंडीशन, जैसे कि ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया मतलब होता है आपकी बोन का सॉफ्टनिंग। आपका बोन को हार्ड होना चाहिए। आपका बोन अगर सॉफ्ट रहेगा तो थोड़ा सा भी मुड़ेगा तो टूट जाएगा ना, तो इसीलिए सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, आपका बोन हार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑस्टोमलेशिया में क्या होने लगता है, बोन में सॉफ्टनिंग आने लगती है। रिकेट्स भी ऑस्ट्रोमलेशिया में ही होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, यानी विटामिन डी खाया करो। बाद है हाइपर पैराथायरिज्म। आपके नेक में थायराइड के पीछे एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयडिज्म। पैराथायराइड, ठीक है, वो पैराथायराइड ग्लैंड होता है। तो वहाँ से जो सिक्रीशन है पैराथायराइड हार्मोन का, वो सही से नहीं होता, बहुत कम होने लगता है इसी वजह से। देखो यहाँ पे लिखा है हाइपर, फिर भी हाइपर से ये नहीं समझना है कि बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होने लगता है। यहाँ पे हार्मोन कम सिक्रीट होता है। ठीक है, समझे। चलो आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है एडिशनली हीलिंग फ्रैक्चर ऑफ बोन ग्रोथ। अब देखो इसका लेवल अगर ज़्यादा हो रखा है तो अगर आपको फ्रैक्चर हो रखा है तो बोन फ्रैक्चर जो है वो जल्दी से हील नहीं होगा। ठीक है, और प्यूबर्टी और चाइल्डहुड में बोन का जो है डेवलपमेंट ग्रोथ अच्छे से चाहिए होता है। अगर इसका लेवल ज़्यादा है तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ में आया बोन का। एक लास्ट हमारा बच्चा है प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे होता है, फिर पाया जाता है, सबको पता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है। अब आपके सिलेबस में कितने दे रखे हैं, देखो सिर्फ और सिर्फ 2 दे रखे हैं। इसका तो जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कट पिट करके लिख लेना या फिर आप पढ़ लो पूरा का पूरा। देखो देखो प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का डिजीज़ क्यों दिया है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर मेल में जो होता है बहुत कॉमन होता है। जिस तरीके से वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, वैसे ही मेल में क्या है, प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड देखो कहाँ पे होता है। ठीक है, हो गया। चलो देखो, इन प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस, जब प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस करते हैं PS से, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, उसके बाद है ACP एसिड फास्फोडेज। ठीक है, ये दोनों एंजाइम होते हैं, इंपॉर्टेंट एंजाइम है जहाँ पे हम प्रोस्टेट कैंसर का पता कर सकते हैं। PSA इज अ मोर सेंसिटिव मार्कर देन द इंडिकेट प्रोस्टेट कैंसर। PSA जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ACP से। ACP से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉनिटरिंग करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए एंड उसको देखने के लिए भी कहाँ कहाँ से चीज़ें हो रही है। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ACP का एंड PSA का, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि किसी को अर्ली स्टेज में, किसी को एडवांस स्टेज में, इसका डिटेक्ट करना पता चल जाता है। क्या है यहाँ पे, जब हम PSA का टेस्ट करा ले रहे हैं तो हमें पता चल जा रहा है किसी को कैंसर है, बट जब हम दोनों का टेस्ट एक साथ करा लेते हैं, किसका, PSA का और ACP का, तो हमें जल्दी पता चल जाता है कि किसी को अर्ली स्टेज का कैंसर है या फिर लो लेवल का कैंसर है। ठीक है, या फिर उसको जस्ट स्टार्टिंग है अभी। देखो फंक्शन पढ़ते हैं किसका, PSA का। ठीक है, PSA इज़ अ प्रोटीन, एक प्रोटीन है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कैंसरस सेल से भी और नॉन कैंसरस, यानी जो कैंसर वाला सेल है वो भी उसको बना रहा है, जो नॉन कैंसर है वो भी उसको बना रहा है। क्लिनिकल यूज़ क्या है, क्लिनिकल यूज़ सबसे मेन यूज़ है यही है कि हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि किसी को कैंसर है, असिस्ट कर पाते हैं हम अर्ली स्टेज में, और जिसका अर्ली स्टेज में कोई चीज़ डायग्नोस हो गया उसको ट्रीट करना भी ईजी हो जाएगा। क्लिनिकल यूज़ मतलब हमारी बॉडी में इसका क्या यूज़ है। ठीक है, अगर ब्लड में इसका लेवल ज़्यादा रहा इसका मतलब किसी को प्रोस्टेट कैंसर है। उसके बाद क्या है एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या है, देखो जनरली क्या है, ASP जो है वो मोर सेंसिटिव है, किससे, ACP से। ठीक है, ACP से ज़्यादा। देखो ACP का जब हम टेस्ट कराते हैं तो हमें हम नहीं श्योर हो सकते कि किसी को कैंसर है, वहाँ पे हमें पता सकता है कि किसी को ट्रोमा हो रखा है, किसी को अर्ली स्टेज में दिक्कत हो रही है, बट हम डायरेक्टली वहाँ कैंसर नहीं बोल सकते जब तक PCA का टेस्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या है,
नेक्स्ट क्या है, प्रोस्टेट एसिड फास्फेट, जिसको हम पीपीए भी बोल सकते हैं और साथ में एसीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, एंजाइम फंक्शन क्या है, ये एक तरह का एंजाइम है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। इसके क्लिनिकल यूज़ क्या है, पैप इज़ यूज टू हिस्टोरिकल यूज्ड फॉर ट्रोमा मार्कर, यानी कि कैंसर के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते, हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी ट्रोमा के लिए, कोई अगर दिक्कत हो रखी है तो हमें पता चल जाए, किसी ट्यूमर के लिए यूज़ करते हैं कि किसी को कोई ट्यूमर तो नहीं है, किसी को कोई अर्ली किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बट ये इतना स्पेसिफिक नहीं है जिस तरीके से पीएसए स्पेसिफिक है, ठीक। उसके बाद इसके लिमिटेशन क्या है, पैप लेवल इज कैन बी अफेक्टेड बाय द फैक्टर लाइक डिजिटल रेक्टल एग्जामिन बायोप्सी, ठीक है, मेकिंग इट्स इंटरप्रिटेशन लेस रिलायबल देन द पीएसए। इसका क्या मतलब है कि जो पैप का लेवल है वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से बढ़ सकता है, सिर्फ कैंसर की वजह से नहीं। तो हम कैसे कह दें कि कैंसर है इसको, ठीक है। अगर किसी का डिजिटल रेक्टल एग्जामिन हो रखा है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिन मतलब होता है, एग्जामिनर जो होते हैं जो फिजिकल एग्जाम करते हैं किसी का, वो अपने हाथ में क्या करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और फिंगर को इंसर्ट करके रेक्टल में देखते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बायोप्सी मतलब होता है वहाँ के टिश्यू को लेके माइक्रोस्कोप में जाके एग्जामिन करना, एंड उसके बाद है ये लेस रिलायबल है। अब बताओ, इस दोनों की वजह से भी इस एंजाइम का लेवल बढ़ रहा है, तो हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि आपको कैंसर है, नहीं कह सकते। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एंजाइम है आपका, पीएसए। पीएसए अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर समझ में आया, होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत मन से मेहनत से सोचा आपको समझाऊं, और ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, यानी कि थर्ड के बाद फोर्थ चैप्टर भी हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। कल हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फटाफट से हम बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करते हैं, देन हम न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट टू ऑल। आप जैसे नोट्स बना लेना, पढ़ाई कर लेना और कल के लेक्चर में ज़रूर आना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।